कहानी है एक रेलवे स्टेशन पर कुली के ढाबा की। रात के लगभग 12 बज रहे थे। गाड़ी की तेज आवाज और सन्नाटे को चीरती हुई सीटी के साथ ट्रेन धीमे धीमे रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई। यह एक पुराना और सुनसान स्टेशन था, जहां बहुत कम ही लोग आते जाते थे। स्टेशन पर लगे बल्ब की हल्की पीली रोशनी ने वातावरण को और डरावना बना दिया था। चारों ओर फैला घना अंधेरा और स्टेशन पर फैला सन्नाटा किसी भी नए यात्री के दिल में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। रवि नाम का एक युवक जो पास के शहर में अपने काम से लौट रहा था, इसी स्टेशन पर उतरा। ट्रेन के जाते ही स्टेशन और भी वीरान लगने लगा। चारों ओर बस पतंगों की भिनभिनाहट और दूर से आती रात के कीड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रवि ने चारों ओर देखा। स्टेशन पर कोई कुली या चाय वाला नजर नहीं आ रहा था। वह स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां भी ताला लगा हुआ था। अजीब जगह है, रवि ने मन ही मन कहा। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने में बने पुराने ढाबे पर पड़ी। वह जगह स्टेशन के बाकी हिस्सों से ज्यादा रोशन लग रही थी। ढाबे से हल्की रोशनी आ रही थी और एक बूढ़ा आदमी तंदूर के पास बैठा दिखाई दे रहा था। रवि, जो काफी थका हुआ और भूखा था, उस ढाबे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह ढाबे के पास पहुंचा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खाओगे बाबूजी? उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था जो रवि को थोड़ा अटपटा लगा। कुछ भी हो, जल्दी बना दो, बहुत भूख लगी है, रवि ने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी धीमे धीमे मुस्कुराया और तंदूर में रोटियां डालने लगा। रवि ने वहां चारों ओर नजर घुमाई। ढाबे की दीवारें बहुत पुरानी और जर्जर थीं। दीवारों पर कुछ अजीब अजीब से धब्बे थे जो देखने में खून के धब्बों जैसे लग रहे थे। पर भूख से बेहाल रवि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में बूढ़ा आदमी एक थाली में गरम गरम रोटी और सब्जी लेकर आया। रवि ने खाने की तरफ देखा और खुश होकर खाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे कुछ अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। सब्जी में हल्की सी गंध आ रही थी जो उसे परेशान कर रही थी। ये सब्जी से अजीब गंध क्यों आ रही है? रवि ने बूढ़े से पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, यह हमारे ढाबे की खासियत है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तुम खाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। रवि को बूढ़े की मुस्कान और जवाब कुछ अजीब लगे, लेकिन उसने भूख के चलते बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, बूढ़े आदमी ने कहा, बाबूजी, रात काफी हो चुकी है, बाहर अंधेरा और सन्नाटा है, आप चाहें तो यहीं आराम कर सकते हैं, हमारे पास एक छोटा कमरा है। रवि ने थोड़ी झिझक के बाद सोने के लिए हामी भर दी। बूढ़ा उसे ढाबे के पीछे बने एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरा बहुत साधारण था। एक पुराना बिस्तर और एक तिरछी सी खिड़की थी जिससे बाहर का अंधेरा साफ नजर आ रहा था। रवि बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जब उसने आंखें बंद की तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। उसने तुरंत आंखें खोलीं और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे खिड़की के बाहर एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अचानक खिड़की पर जोर की खटखट की आवाज हुई। रवि ने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। वह उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर कोने की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगी और फिर उसने देखा कि बूढ़ा आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत हो गया था। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। तभी बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और गायब हो गया। डर के मारे रवि ने तुरंत दरवाजा खोला और ढाबे से बाहर भागा। बाहर का नजारा और भी डरावना था। पूरा स्टेशन खून से सना हुआ लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर जगह जगह परछाइयां घूम रही थीं।
रवि ने देखा कि ढाबे के पास कई अधजले कंकाल पड़े थे। रवि वहां से भागता हुआ स्टेशन से बाहर निकल गया, लेकिन वह जहां भी जाता उसे वही बूढ़ा आदमी दिखता। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका पीछा कर रहा हो। अगली सुबह जब स्थानीय लोग स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर रवि का बैग पड़ा हुआ था, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। किसी ने बताया कि उस ढाबे का मालिक, जो असल में कुली था, कई साल पहले मर चुका था। वह यात्रियों को अपने ढाबे पर बुलाकर मार देता था और उनके शव को तंदूर में जला देता था। कहते हैं उस ढाबे के आसपास जो भी जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता, और आज भी रात के समय वहां भूले भटके लोग बूढ़े कुली की हंसी और चीखें सुन सकते हैं।